Guys, topic is topic is rotation. Guys, topic is rotation. So सबसे पहली चीज ये याद रखना कि कोई भी फोर्स होती है उसके कारण एक क्वांटिटी होती है टॉर्क. टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स. दिस इज डिफाइंड एज रोटेशनल कैपेसिटी ऑफ अ फोर्स. लिखना चालू कर दो, आता है नहीं आता है सब लिखना है. टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स इज this is a vector quantity. Torque due to a force, this is rotational capacity of a force to rotate about a point. This is rotational capacity of a force to rotate about a point. So torque due to a force का कोई मतलब नहीं है. अगर कल कोई कह दे यार torque due to force निकालो, that makes no sense to me. Torque due to a force निकालो about some point P. Torque due to a force निकालो about some point P. तो हमने कहा मान लो ये बॉडी है, इस पे फोर्स यहां पे लग रही है F, और हमने कहा रोटेशनल कैपेसिटी निकालो दिस F की अबाउट पॉइंट A. रोटेशनल कैपेसिटी निकालो ड्यू टू दिस फोर्स F अबाउट पॉइंट A. सो दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क ड्यू टू F अबाउट A. दिस इज डिफाइंड एज R cross F. This is defined as R cross F. What is R vector? R vector is position vector. It is position vector of point of application of force This is position vector of point of application of force from A. So this vector is called as R vector. So हम ये कह सकते हैं टॉर्क हो जाएगी R क्रॉस F. टॉर्क अबाउट A. अब हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है. दोनों के टेल्स ज्वाइन कर दो. ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है. सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो क्या करते थे, टेल्स ज्वाइन करते थे. तो टेल्स ज्वाइन करोगे तो इसको आगे प्रोड्यूस कर दो. ये आर वेक्टर हो गया, और इन दोनों के बीच में जो छोटे वाला एंगल होगा तो छोटे वाला एंगल ये वाला हो जाएगा, क्योंकि दूसरा एंगल तो ये होगा. तो हम कहेंगे ये वाला एंगल प्लेज द रोल ऑफ थीटा. ध्यान रखना यहां पर बहुत बड़ा ब्लेंडर होता है. एक वेक्टर ऐसे बना दिया, एक वेक्टर ऐसे बना दिया. इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है, तो इन दोनों की टेल ज्वाइन करोगे तो ये वाला एंगल, ना कि ये वाला एंगल, इज कॉल्ड एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. सो हम ये कहेंगे कि इन दोनों की टेल ज्वाइन करी, ये वाला एंगल हो गया थीटा. तो हम कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड साइन थीटा. आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड साइन थीटा. गॉट इट. उसके बाद डायरेक्शन भी होती है. डायरेक्शन कैसे करते हैं, आर क्रॉस एफ ले रहे हो तो इसे फर्स्ट वेक्टर बोलते हैं, इसे सेकंड वेक्टर बोलते हैं. फर्स्ट पे अपनी फिंगर्स रखेंगे और उनको कर्ल करेंगे सेकंड की तरफ. तो हम ये कहेंगे एक्चुअली तो डायरेक्शन क्या हो गई, इनटू द प्लेन. एक्चुअली में डायरेक्शन तो क्या हो गई, इनटू द प्लेन. ये समझ में आ गया क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन. लेकिन हम ऐसे नहीं सोचते. अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसे किया और उंगलियां कैसे हैं, ऐसे. तो हम ये कह देंगे ऐसे इनटू द प्लेन की जगह क्या बोल दो, क्लॉकवाइज. क्या बोल दो, क्लॉकवाइज. अगर ऐसे करोगे तो क्या बनाओगे, डॉट बनाओगे, या फिर क्या बनाओगे, एंटी क्लॉकवाइज. गॉट इट.
तो ये मैग्नीट्यूड, ये टॉर्क अबाउट ए क्या हो गया, आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड साइन थीटा क्लॉकवाइज। ये मैंने टेक्निकल डेफिनेशन बता दी, इसको हम कभी यूज नहीं करते क्रॉस प्रोडक्ट वाली, लेकिन असली डेफिनेशन यही है टॉर्क की, कि टॉर्क अबाउट सम पॉइंट इज आर क्रॉस एफ। हम क्या यूज करते हैं, हमने फिर से इसे सोचा, हमने कहा एफ ऐसे लग रहा था, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क चाहिए, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क चाहिए। असलियत में तो हमें क्या करना था, ये पोजीशन वेक्टर बनाना था आर वेक्टर, और इसको टेल ज्वाइन करनी थी, ये आर वेक्टर था, ये वाला एंगल थीटा था। हमने कहा ऐसे नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या करो, एफ को प्रोड्यूस कर दो, एफ को प्रोड्यूस कर दो, एफ को प्रोड्यूस करके इस पॉइंट ए से इस लाइन ऑफ फोर्स पे एक परपेंडिकुलर गिरा दो, इस लाइन ऑफ फोर्स पे एक परपेंडिकुलर गिरा दो, इसका नाम दे दो आर परपेंडिकुलर। क्या नाम दे दो, आर परपेंडिकुलर। सो टॉर्क अबाउट ए कितना हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। अब तुम कहोगे ये दोनों चीजें, हाँ ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हम ये कहेंगे कि ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया आर मैग्नीट्यूड, ये कितना हो गया थीटा, तो हम कहेंगे ये कितना हो गया आर परपेंडिकुलर, ये हो गया आर मैग्नीट्यूड साइन थीटा, आर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो हम कहेंगे आर परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, perpendicular distance of line of force from point A, from point A। यहां तक का समझ में आ गया पक्का। तो ये तुम्हारा R परपेंडिकुलर इनटू F हो गया। अब डायरेक्शन कैसे सोचें, डायरेक्शन ऐसे सोचो कि इस लाइन के अलोंग F लगा, टेक्निकली क्या हुआ, इस लाइन के अलोंग F लगा। ऐसे सोचो कि A पे हमने कील ठोक दी, A पे हमने कील ठोक दी, और कील ठोक दी यहां पर, और इस लाइन पे फोर्स लगा रहे हो, तो ये लाइन पे ऐसे फोर्स लगेगा, तो ए के अबाउट कील ठोक के ये बॉडी कैसे घूमेगी, मेरे ख्याल से ये बॉडी ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या हो गई, आर परपेंडिकुलर एफ क्लॉकवाइज। क्या हो गई, आर परपेंडिकुलर एफ क्लॉकवाइज। गॉट इट। देखो ये बहुत ही बड़ा डाइसी चीज हो गई कि टॉर्क अगर कोई पूछे तो हमें टॉर्क निकालनी नहीं आती, उसे हमेशा स्पेसिफाई क्या करना चाहिए, टॉर्क अबाउट सम पॉइंट, ही हैज टू मेंशन दैट पॉइंट। और तुम जरा ध्यान से सोचो, जैसे मान लो क्या बोलते हैं, पंखा है या दरवाजा है, फॉर एग्जांपल दरवाजा है, तुम्हारा दरवाजा कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ये दरवाजा है, यहां पे हिंज है, यहां पे हिंज है। इसको अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो ये दरवाजा मुझे कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, यहां पे हिंज है। हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं ये F यहां पे लगाऊं तो टॉर्क अबाउट हिंज कितना हो जाएगा, टॉर्क अबाउट हिंज हो जाएगा R, कौन से वाला R, R1F। डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। गॉट इट और नॉट। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। अब यही फोर्स अगर मैंने थोड़ा साइड में लगाई होती तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाता, अगर मैंने और साइड में लगाई होती तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बढ़ जाता, और इधर लगाई होती तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बढ़ जाता। तो क्या मैं कह सकता हूं कि R2F हो जाता, ऐसे ही R3F हो जाता। ये बताओ इस दरवाजे को कहां पे फोर्स लगा के घुमाना आसान है, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में, कि यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो सेम फोर्स के कारण टॉर्क अबाउट हिंज ज्यादा होगी। तो दरवाजे को खोलना कैसे होता है, जो वो होता है हैंडल होता है, वो हिंज से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगा होता है, कहीं बीच में नहीं लगाते, और हिंज के पास तो बिल्कुल नहीं लगाते, नहीं तो टॉर्क तो कुछ ज्यादा प्रोड्यूस होगी ही नहीं। ये बात समझ में आ गई। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें जो कहता हूं डायमेंशनल एनालिसिस इज अ कूड़ा टॉपिक। डायमेंशनल एनालिसिस का उसमें सबसे पहला ड्रॉबैक यही लिखा होगा
कि यू विल बी कंफ्यूजिंग इन डिफरेंट क्वांटिटीज कि बिकॉज की वर्क के डायमेंशन और तुम्हारे टॉर्क के डायमेंशन सेम हो गए, दे आर नॉट द सेम थिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि डिफरेंट डायमेंशंस की चीजें, डिफरेंट चीजों के डायमेंशन सेम आते हैं। तो तुमने चैप्टर पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें तुमने पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं कि देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस टू प्रूव समथिंग। इनफैक्ट वर्क तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है और टॉर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। मैं ये कह रहा हूं, मान लो कुछ वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन कैसे? मान लो उसने कहा क्वेश्चन में कि कोई फोर्स लग रही है और वो फोर्स लग रही है मान लो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और ये फोर्स कहां पे लग रही है? एट पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, सपोज 2 3 -1। फाइंड टॉर्क ड्यू टू F अबाउट पॉइंट बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए -1 -3 2। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? आता है? एग्जैक्टली, जो डिस्टेंस भी निकालेंगे ऐसे कर देंगे ना कि जैसे हमारे पास F जो फोर्स लग रहा है वो पॉइंट A पे लग रहा है, F फोर्स लग रहा है वो पॉइंट A पे लग रहा है, और मान लो कोई पॉइंट दूसरा दे दिया B, इसके अबाउट टॉर्क निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे? हमें ये वाला वेक्टर चाहिए ना, पोजीशन वेक्टर, R वेक्टर। अब R वेक्टर को कैसे लिख दोगे? फाइनल पोजीशन ऑफ A, फाइनल पोजीशन ऑफ A और इनिशियल पोजीशन ऑफ B, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला वेक्टर हो जाएगा RF माइनस RI। तो हम ये कह सकते हैं करेगा, हमें कहां से बनाना है? B to A वेक्टर बनाना है। कौन सा वेक्टर बनाना है? B to A, क्योंकि फोर्स लग रही है A पे और टॉर्क निकालनी है B के अबाउट, टॉर्क निकालनी है B के अबाउट। तो हमें B से A वेक्टर बनाना है, तो फाइनल तो B to A बनाना है, तो पोजीशन ऑफ A माइनस पोजीशन ऑफ B करना होगा, पोजीशन ऑफ A माइनस पोजीशन ऑफ B करना पड़ेगा। तो दैट्स योर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हम कहेंगे वो कितना हो जाएगा? 2 माइनस -1 दैट इज 3i कैप, 3 माइनस -3 दैट इज प्लस 6j कैप, -1 -2 -3 k कैप, और फिर टॉर्क हो जाएगा 3i प्लस 6j -3k क्रॉस प्रोडक्ट विद 2i -3j प्लस 5k। ये कितना हो जाएगा? ये करना आता है डिटर्मिनेंट मेथड से, क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। ijk लिख दो, उसके बाद पहले वाले वेक्टर के कोएफिशिएंट्स लिख दिए। क्या हो जाएगा? ये 3 6 -3 2 -3 5, ये हो जाएगा i कैप 6 5 जा 30 -9 माइनस j कैप 15 प्लस 6 प्लस k कैप -9 -12, that's going to be 21 i cap plus minus 21 j cap minus 21 k cap। बड़ा लग यार, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं आ गया? ठीक है, ओके, दैट वाज नॉट डेलिबरेट। ओके, इफ यू आर थिंकिंग कि मैं इतना स्मार्ट हूं कि मैंने पहले से सोचा आंसर पता है मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है, मैंने जस्ट कुछ वैल्यूज लेता गया, कुछ अच्छा सा आंसर निकल गया, नहीं, मतलब बस अपने आप तुक्के से निकला है।
Got it or not? So that's your torque about B. That's your torque about B. Got it? डिलीट मार दे। ये सब रिकैप हो रहा है, ये मैं करा चुका हूं। तो ये है, मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है, यहां पे फोर्स लगाई गई F, यहां पे फोर्स लगाई गई F, और ये लेंथ है L, और सपोज ये एंगल है थीटा, और ये पूछ रहे हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ए कितना है, टॉर्क अबाउट ए कितना है। कैसे करेंगे? तीन तरीके हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि तुमसे ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा गया है, इधर F लग रहा है, तुम यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स बनाओ, ये R वेक्टर हो गया, दोनों की टेल ज्वाइन करो तो ये वाला R वेक्टर हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, R क्रॉस F करोगे तो टॉर्क अबाउट A निकल के आएगा, कितना आ जाएगा, R हो जाएगा L, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा L, LF साइन थीटा, डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, क्योंकि R क्रॉस F किया तो इस टाइप, इस तरफ क्या बोलते हैं, कर्ल ऐसे हो रहा है हमारी फिंगर्स, हाँ या ना। दूसरा तरीका हमने कहा फोर्स लग रही है ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी है, किस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी है, F को एक्सटेंड करो, किसको एक्सटेंड करो, F को एक्सटेंड करो, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो। अब ये वाला एंगल था तुम्हारा थीटा, तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, ये लेंथ है L, तो ये R परपेंडिकुलर का रोल क्या प्ले कर रहा है, L साइन थीटा, तो टॉर्क अबाउट A कितना हो जाएगा, R परपेंडिकुलर दैट इज L साइन थीटा इंटू F, डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, एम आई राइट, गॉट इट। ये दूसरा तरीका हो गया सोचने का। डायरेक्शन कैसे सोची, मैंने कहा इस लाइन पे अगर फोर्स लगी, A पे अगर कील ठोकता हूं तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अब तीसरा तरीका, हाँ तीसरा तरीका भी है, एक काम करो, F को रिजॉल्व कर दिया, इधर हो गया F cos थीटा, इधर हो गया F sin थीटा। अब टॉर्क अबाउट A सोचो, मैं कह सकता हूं F cos थीटा के कारण टॉर्क अबाउट A 0 होगी, क्यों होगी, क्योंकि खुद सोचो, अगर हमारे पास F ऐसे लग रहा है और कोई कहे टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट बताओ या टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट बताओ, 0 है या नहीं है, रोटेशनल कैपेसिटी ही नहीं है, या ये कह दो R परपेंडिकुलर 0 है, R परपेंडिकुलर 0 है, फोर्स की लाइन पे अगर कहीं पे भी मैं बैठ जाऊं तो हम ये कह सकते हैं R परपेंडिकुलर 0 है, तो हम कहेंगे F cos थीटा के कारण कोई टॉर्क नहीं है, और F sin थीटा के कारण टॉर्क कितनी हो जाएगी, F sin थीटा इंटू L, और डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, हाँ क्योंकि F sin थीटा इंटू L, और घुमाएगा कैसे, ऐसे। कितने तरीके हुए टॉर्क निकालने के, तीन। एक तरीका तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका हो गया, एक तरीके में हमने R परपेंडिकुलर F बोला। मैं बताऊं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड sin थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A परपेंडिकुलर इनटू B मैग्नीट्यूड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं A इनटू B परपेंडिकुलर, A इनटू B परपेंडिकुलर। हम क्या कहना चाह रहे हैं, मान लो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये थीटा है, तो A क्रॉस B को कैसे लिख सकते हो कि B को रिजॉल्व कर दो, तो B cos थीटा हो गया, B sin थीटा हो गया, इसको B परपेंडिकुलर बोल दो, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, A इंटू B परपेंडिकुलर। व्हाट इज B परपेंडिकुलर, दैट्स कंपोनेंट ऑफ B परपेंडिकुलर टू A। ऐसे ही A परपेंडिकुलर इनटू B करोगे, उसमें क्या करोगे, तुम B को एज अ एक्सिस मान लोगे और A को रिजॉल्व कर दोगे, तो A cos थीटा और A sin थीटा हो जाएगा, हाँ या ना। तो क्या कह दोगे, A परपेंडिकुलर इनटू B। समझ में आया कि नहीं आया, B परपेंडिकुलर इनटू A तो हो गया, B को रिजॉल्व किया, और इसमें क्या किया, A को रिजॉल्व किया। गॉट इट और नॉट, क्योंकि तुम्हें डॉट प्रोडक्ट में भी याद होना चाहिए, उसमें तो मैंने कुछ नाम नहीं दिया इनको, डॉट प्रोडक्ट में इसका नाम भी होता है, क्या होता है,
प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है? वो दूसरे वाला हो गया, वो क्या हो गया? पैरेलल हो गया। मान लो ये ए है, ये बी है, और हम कहते हैं ये थीटा है, तो बी को रिजॉल्व किया तो ये बी पैरेलल हो गया, ये बी परपेंडिकुलर हो गया, ये बी परपेंडिकुलर हो गया, ये बी पैरेलल हो गया। बी पैरेलल को क्या बोल देते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये सबको याद है या नहीं है? पक्का? टॉर्क निकालनी आ गई गाइस? मैं ये कह रहा था, मान लो कोई बॉडी है, इस पे इधर एफ लगा और इधर एफ लगा, सिंपल चीजों के बारे में बात करेंगे हम। ये डिस्टेंस x है, ये r है, ये r है, ये r है, ये r है, ये पॉइंट a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, ये f है। टॉर्क नेट अबाउट a निकालो, टॉर्क नेट अबाउट b निकालो, और बाकी सब c d e f। टॉर्क नेट अबाउट a कितना होगा भाई? इधर f लग रहा है, इधर f लग रहा है, ये a है। देखो जिसको लग रहा है मेरे को आता है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि आई डोंट वांट टू, क्या बोलते हैं, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि सपोज ये बॉडी थी, इधर से f लग रहा था और इधर से f लग रहा था, और पॉइंट A के अबाउट टॉर्क पूछी। क्या मैं कह सकता हूं इस f के कारण तो टॉर्क होगी ही नहीं, और जो नीचे वाला f है उसके कारण टॉर्क कितनी हो जाएगी? f इंटू 2r, और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ऐसे ही टॉर्क नेट अबाउट b पूछी, ये b था, इसके अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगी? इस वाले के कारण हो जाएगी f इंटू r ऐसे, और इस वाले के कारण हो जाएगी f इंटू r ऐसे। तो क्या मैं कह सकता हूं एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लोगे तो उसकी उल्टी डायरेक्शन नेगेटिव, तो हम कह देंगे एफ आर ऐसे माइनस एफ आर ऐसे, दैट इज 0। टॉर्क नेट अबाउट सी कितनी हो जाएगी? इधर से एफ लगा, इधर से एफ लगा, इस पॉइंट के अबाउट कह रहे हैं, तो हम ये कहेंगे इसके कारण टॉर्क 0, इस वाले एफ के कारण हो जाएगी एफ इंटू 2r क्लॉकवाइज, f into 2r c। what about d? what about d? d नीचे है, इधर f लगा, इधर भी f लगा, और हमसे पूछी गई टॉर्क नेट अबाउट d, तो इस वाले f के कारण क्या हो जाएगा? f इंटू ये पूरा डिस्टेंस 2r प्लस x, तो ये हो जाएगा f इंटू 2r प्लस x ऐसे, और इस वाले f के कारण क्या हो जाएगा? f इंटू एक्स, वो भी ऐसे ही क्लॉकवाइज। गॉट इट और नॉट? तो दैट्स योर नॉट नेट टॉर्क अबाउट d, दैट्स योर नेट टॉर्क अबाउट d। व्हाट अबाउट e एंड f? कौन बोला 0? e और f, अच्छा हाँ सॉरी, एकदम से 0 बोल दिया, गड़बड़ कर दी। नहीं, सही है, सही है, सही है, ही इज राइट, क्योंकि f ऐसे है और f ऐसे है, ये e है, तो इसको एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ही आएगा, और इसको एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ही आएगा, तो एक के कारण हो जाएगी ऐसे fr, ऐसे हो जाएगी ऐसे fr, हाँ या ना? इस वाले के कारण, इस वाले में भी तुमने f को एक्सटेंड किया तो fr ऐसे, और ये वाले को एक्सटेंड किया तो fr ऐसे, हाँ, तो e और f के अबाउट भी टॉर्क क्या हो गई? 0। तुमने एक और चीज नोटिस करी, नेट टॉर्क about different points is different in the same situation. So unless you know किस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकाल रहा हूं, there is no point in calculating torque about a point, हाँ या ना? You have to mention the point, you have to mention the point. Torque is not something which is universal, कि भाई तुमने कहा ओके एक बॉडी यहां से यहां गई, वर्क डन बाय दिस फोर्स निकाल दो, हाँ या ना? That makes some sense without mentioning कि क्या बोलते हैं, हाँ, इसमें तो बताना पड़ेगा कि टॉर्क निकाल दो, वर्क डन निकाल दो, बॉडी यहां से यहां गई, ओके हम निकाल देंगे, लेकिन टॉर्क निकाल दो नहीं, नहीं बताओ पहले कि किस पॉइंट के अबाउट निकालो। देयर इज अ वेरी कॉमन सिचुएशन
जो कि तुम 12th में बहुत एनकाउंटर करोगे, ऐसे एफ लगा दिया और ऐसे एफ लगा दिया। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो ये नहीं बताएगा किसके अबाउट टॉर्क निकालो। इसमें तुम्हें मैं ये पूछ रहा हूं ए बी सी डी, ये डी हो गया, ये एक्स हो गया, सबके अबाउट टॉर्क निकाल के दिखाओ। टॉर्क नेट अबाउट ए निकालो, टॉर्क नेट अबाउट बी निकालो, टॉर्क नेट अबाउट सी निकालो, टॉर्क नेट अबाउट डी निकालो। दिस सिचुएशन इज रेफर्ड टू एज कपल। ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी क्यों है? जब तुम 12वीं में आओगे तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिखाई देगी जिसमें वो ये कहेगा ये चार्ज Q है, ये चार्ज माइनस Q है, इस पे फोर्स इधर लग रही है QE और इधर फोर्स लग रही है QE, और उसमें ये नहीं बताएगा कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी है। वो ये कहेगा नेट टॉर्क। तो इस सिचुएशन में नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन द यूनिवर्स इज गोइंग टू बी सेम। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज कपल। तुम नेट टॉर्क अबाउट ए निकालो, कितनी आ रही है? F2R क्लॉकवाइज। बी निकालो, वो आ रही है FR क्लॉकवाइज प्लस FR क्लॉकवाइज। सी निकालो, वो आ रही है F इंटू 2R क्लॉकवाइज, क्योंकि ऊपर वाले के कारण आएगी ना, इस वाले के कारण तो सी के अबाउट टॉर्क है ही नहीं, और ऊपर वाली फोर्स के कारण हो जाएगी F इंटू 2R। टॉर्क नेट अबाउट डी, डी F 2R प्लस एक्स क्लॉकवाइज माइनस FX एंटी क्लॉकवाइज। ये FX और ये चीज कट जाएगी, ये बन जाएगा F2R क्लॉकवाइज। दैट्स नेट टॉर्क अबाउट D। नहीं समझ में आया तो पूछ लो भाई कि इस वाले के कारण टॉर्क ऐसे थी, इस वाले के कारण टॉर्क ऐसे थी, D पॉइंट के अबाउट। समझ में आ रहा है? तो बनेगा क्या? F इंटू 2R क्लॉकवाइज। तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई? ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई, दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में लगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें हमेशा टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट सेम आती है। कितनी आती है? इन दो पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड कर दो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो बिटवीन द टू लाइंस विच इज R परपेंडिकुलर, और टॉर्क कितनी आ जाएगी? फिर इस पॉइंट के अबाउट ही निकाल लो। तुम कहोगे इस पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो सेम आएगी। इस पॉइंट के अबाउट इसके कारण तो होगी नहीं, और ऊपर वाले के कारण कितनी हो जाएगी? R परपेंडिकुलर इनटू F, ऐसे। सो दैट्स योर नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट। सपोज करो दो, हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तुम क्या करते थे? समेशन ऑफ फोर्सेस इज 0, यही करते थे। अब मैं कहूं एक नई तरह का इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें तुम क्या कहोगे? टॉर्क नेट is 0. Do you realize there is some problem in this? Think for a minute. That's the problem. ये सब पहले करा चुका था मैं।
या ये भी कराया था? We did this in first chapter. This is sort of like recap. Okay. मैं ये कह रहा हूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब तो है जब कोई बॉडी नहीं चलना, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है नहीं घूमना। ओके, तो जब बॉडी चल नहीं रही तो फोर्सेस का सम जीरो कर दोगे, और जब बॉडी नहीं घूम रही तो तुम टॉर्क नेट जीरो कर दोगे। ये बड़ा इश्यू आ गया विच पॉइंट, क्योंकि पॉइंट जब तक तुम डिफाइन नहीं करोगे तो किसके अबाउट टॉर्क जीरो करी जाए हमें नहीं पता। तो मैं ये कहूंगा इसमें दो सिचुएशन बन सकती हैं। एक सिचुएशन तो ये बनेगी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। जब दोनों इक्विलिब्रियम साथ में होते हैं, चार्ट बना दिया हमने, तो उसमें एक तो समेशन ऑफ फोर्सेस को जीरो बोलते हैं एंड उसमें टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट जीरो कर देते हैं। दूसरा केस होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होता है परंतु रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। उसमें तुम समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू एम बोल देते हो और रादर एम सीएम बोल देते हो, और इसमें टॉर्क नेट सिर्फ और सिर्फ अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो बोलते हो। स्टोरी समझ में आई? कुछ नहीं आई? ध्यान रखना, इस वाले केस में जब दोनों इक्विलिब्रियम साथ में हैं तब सेंटर ऑफ मास भी इंक्लूड हो रहा है। एनी पॉइंट है तो इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ मास। लेकिन नीचे वाले केस में सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो करना, किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो मत कर देना। तो ये दो सिचुएशन है। अब तुम ध्यान से सोचो, ये टेक्निकली रोटेशन का पार्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसमें तो तुम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, तुम रोटेशनल मोशन की बात कहां कर रहे हो? सो दिस शुड बी कवर्ड बिफोर रोटेशन, दिस शुड बी कवर्ड बिफोर रोटेशन बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्टली रोटेशनल मोशन। मैं बार बार इस पूरे चैप्टर में बोलता रहूंगा, उस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लो। रोटेशन टफ टॉपिक नहीं है, हालांकि आई कंसिडर टफ तो कोई भी टॉपिक नहीं है, आई कंसिडर 11-12 का सबसे टफ रोटेशन है, लेकिन वो टफ नहीं है। वो टफ क्यों बन जाता है? उसमें इतने फॉर्मूले और इतनी सिचुएशंस हैं, तुम्हें ये समझ में नहीं आता कौन सी सिचुएशन क्या लगानी है। तुम गलत तरीके से अप्रोच करोगे इस चैप्टर को अगर तुम ये सोचोगे कि हर एक का डेरिवेशन सोचें। डेरिवेशन नहीं, तुम्हें इसमें क्या सोचना है, कौन सी सिचुएशन में क्या लगना है। जैसे ये तो दो सिचुएशन बताई मैंने, ये सोचो जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि बॉडी नहीं घूम रही, तो जब भी बॉडी नहीं घूम रही तो तुम्हें क्या सोचना है कि अबे चल रही है या नहीं चल रही है। चलते हुए अगर नहीं घूम रही तो हम कहेंगे सेकंड केस है, और ना चल रही है ना घूम रही है तो फर्स्ट केस है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा ये छत लिया, ये रॉड लिया, इसका मास m है, लेंथ l है। यहां से एक रस्सी टांग दी और यहां से एक रस्सी टांग दी। सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इस रस्सी का डिस्टेंस है l/4, इस रस्सी का डिस्टेंस है l/2। अब ये बस रस्सी टंगी, ये रॉड टंगी हुई है। इसने कहा फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स। सबसे पहला सिचुएशन क्या करोगे, पहला स्टेप क्या होता है न्यूटन लॉज का? एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाया तो नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा T1, इधर लगेगा T2। हैप्पी? गॉट इट? तुमने कहा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, एफ नेट जीरो होना चाहिए। मैंने कहा ओके, T1 प्लस T2
इक्वल टू mg। फिर सिचुएशन समझ में आएगी यार ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें तो दो अननोन है और इक्वेशन एक है। मैंने कहा तुमने ये नहीं सोचा कि ये पॉइंट मास नहीं ये बॉडी है, ये पॉइंट मास नहीं ये बॉडी है, और जब भी बॉडी आए तो वो रोटेट भी कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं रही, तो इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी सोचना पड़ेगा इसमें, हाँ या ना, कि रोटेट जब भी कोई बॉडी की बात आए, जब तक पार्टिकल था। यार तुम कहोगे अजीब सी बात, हाँ बहुत अजीब बात है, हमने न्यूटन लॉ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करे, ये वेज बना दिया, टफ क्वेश्चंस थे, तुम्हें पता है ये सारे पार्टिकल लेके सॉल्व कर रहे थे। यू आर नॉट अज्यूमिंग देम टू बी अ बॉडी, यू आर अज्यूमिंग देम टू बी अ पॉइंट मास। Even then when they were huge, you were not considering them to be a body, you were always considering them to be a point mass. अब तुम ये कह रहे हो कि ये रोटेशन का फंडा ही कहां लगता है, जब तुम बॉडी को पॉइंट मास नहीं मान रहे, क्या मान रहे हो, एक सर्टेन साइज की बॉडी मान रहे हो, तो उसके अंदर रोटेशनल इक्विलिब्रियम का फंडा लगाना पड़ेगा। अब मैंने कहा सोचा कि इस केस में दोनों इक्विलिब्रियम साथ में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। क्या कह सकता हूं, मैंने कहा घूम नहीं रही, चाहे तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हैं, दैट पॉइंट कैन बी सेंटर ऑफ मास। अब देखो T1 इधर लगा, इधर देखो T1 इधर लगा, तो T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L/2, और डायरेक्शन कैसे हुई, ऐसे। T2 ऐसे लगा, और सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, L/4, और टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे, और टॉर्क नेट सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो है, तो क्या कहोगे, T1 L/2 ऐसे माइनस T2 L/4 ऐसे, दैट थिंग शुड बी जीरो। तो इक्वेशन बन गई 2T1 इक्वल टू T2, 2T1 इक्वल टू T2। तो T1 प्लस T2 mg था, तो हम कहेंगे T1 इज mg/3 एंड T2 इज 2mg/3। T1 is mg/3, T2 is 2mg/3। बात समझ में आई है, नहीं आई? वैसे एक चीज है, तो फील नहीं आ रही, सेंटर ऑफ मास जिस रस्सी के पास होगा उसमें टेंशन ज्यादा होगी, ये फील आई है, नहीं आई ना? बोल तो नहीं आई, तो मोटे तुम्हें तो आनी चाहिए। ऐसे हैं और मैं ऐसे हो गया, कौन से पैर पे नॉर्मल ज्यादा है, इस वाले पैर पे, क्यों, सेंटर ऑफ मास इस पैर के पास ज्यादा है, तो उसमें नॉर्मल ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर ऐसे हो जाऊंगा तो इसका नॉर्मल ज्यादा हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जिस रस्सी के पास ज्यादा होगा, जिसके करीब होगा, उससे उसमें टेंशन ज्यादा हो जाएगी। फिजिक्स में फील भी चाहिए, समझ में आया नहीं आया? ओके, ये तो मैंने एक चीज बोली कि T1 आ गया mg/3, T2 आ गया 2mg/3। रुक जाओ, इसमें हमने इस पार्ट का स्ट्रेंथ यूज नहीं किया। एनी पॉइंट, यार मैं टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट जीरो बोल सकता हूं इस क्वेश्चन में? हाँ बोल सकता हूं। तो टॉर्क अबाउट ए जीरो करना है, तो टॉर्क अबाउट ए कितना होगा, mg L/2 ऐसे, और T1 के कारण टॉर्क होगा ही नहीं, और T2 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/2 प्लस L/4, 3L/4। तो मैं कह दूंगा mg L/2 ऐसे माइनस T2 इंटू 3L/4 ऐसे। डायरेक्शन मैंने कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव ली है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इससे सीधा आ गया T2 इज 2mg/3। अब एक काम करो ना, क्या मैं इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क जीरो बोल सकता हूं, बी पॉइंट के अबाउट? हाँ बोल सकता हूं। टॉर्क अबाउट बी कितना हो जाएगा, mg L/4, mg L/4 ऐसे, और T1 3L/4 ऐसे, तो माइनस T1 3L/4 ऐसे। कैन आई से दैट्स योर टॉर्क नेट अबाउट पॉइंट बी, दैट शुड बी 0। इससे एक लाइन में आ गया T1 इज mg/3, T1 इज mg/3। अब जिस बच्चे को ये कंसेप्ट अच्छे से नहीं पता, वो जानते हो क्या करेगा, वो क्या कहेगा
कि भाई टॉर्क हमेशा किसके अबाउट जीरो करते हैं, सीएम के अबाउट जीरो करते हैं, उसको लंबा पड़ेगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस को लंबे तरीके से कर रहा हो, क्योंकि वो कहेगा जब भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम आए टॉर्क किसके अबाउट जीरो करो, सीएम के अबाउट करो। मैंने कहा नहीं नहीं, दो अलग अलग सिचुएशन है, वो भी गलत नहीं करेगा, लेकिन वो कई बार होगा कि क्वेश्चन इतना लंबा हो रहा है कि वो छोड़ के आएगा फिर क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यू हैव टू रियलाइज जब दोनों इक्विलिब्रियम है तो मैं टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट जीरो कर सकता हूं। ओके, व्हाट इज सेकंड सिचुएशन? सेकंड सिचुएशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन में ये सोचो, ये पूरा एलिवेटर में रख देता, एलिवेटर में रख देता और एलिवेटर को ऊपर एक्सेलरेट कर देता ए से, एलिवेटर को ऊपर एक्सेलरेट कर देता ए से। अब क्या होगा? अब क्या बता रहा था, भूल गया मैं ये कह रहा था कि ये लिफ्ट थी, ये लिफ्ट थी, ये रॉड थी, ये रॉड थी, यहां पे रस्सी से टांग दिया गया इसे, हाँ या ना, और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है ए से। सो क्या मैं कह सकता हूं कि इधर लगेगा T1, इधर लगेगा T2, इधर लगेगा mg। अब एक तो हमारा हो गया न्यूटन लॉ, क्या कहेगा, T1 प्लस T2 माइनस mg इज ma। ऐसे ही तो लगाते हैं, F net इज ma, तो इससे आ गया T1 प्लस T2 इज m g प्लस a। अब समय के साथ ये रॉड ऊपर जाती जाएगी, am I right? समय के साथ ये रॉड ऊपर जाती जाएगी, यानी ये घूम तो नहीं रही ना, तो इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो है, और जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क मुझे जीरो करने का मन कर रहा है, लेकिन इसमें टॉर्क किसके अबाउट जीरो करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो करूंगा। क्योंकि अगर तुम गलती से ए के अबाउट करोगे तो पता है तुम्हारा T2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2mg/3, और गलती से टॉर्क अबाउट बी जीरो करोगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी mg/3 और T1 प्लस T2 आ जाएगा mg, जो कि नहीं है सही, क्योंकि वो mg प्लस a है। गॉट इट और नॉट? तो टॉर्क अबाउट cm जीरो करोगे, टॉर्क अबाउट a इस केस में जीरो नहीं है और टॉर्क अबाउट b इस केस में जीरो नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? cm के अबाउट जीरो करोगे तो क्या आएगा, ये डिस्टेंस था l/4, ये डिस्टेंस था l/2। इसीलिए कुछ बच्चे हमेशा कहते हैं कि हम तो क्या करेंगे, cm के अबाउट ही जीरो करेंगे टू प्ले इट सेफ। हम खतरों में खिलाड़ी हैं, ठीक है? तो T1 l/2 ऐसे माइनस T2 l/4 ऐसे, शुड बी टॉर्क शुड बी जीरो। सो इससे आ गया T2 इज 2T1 और इससे आ जाएगा T1 इज mg प्लस a/3 और T2 आ जाएगा 2mg प्लस a/3। हाँ जी, गॉट इट? टफ था? नहीं, झूठ बोल रहे हो बच्चों, लिख लिया? सपोज करो क्वेश्चन है, ये दीवार है, ये जमीन है, वॉल हमारी स्मूथ है, जमीन हमारी रफ है, जमीन हमारी रफ है। हमने एक रॉड ऐसे रख दी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs है। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम एंगल थीटा मेड बाय रॉड
कौन सा एंगल थीटा? ये वाला थीटा, सच दैट इट डज नॉट फॉल डाउन। इंसिडेंटली कुछ भी नहीं दिया हुआ, इंसिडेंटली कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो यहां पे कुछ होना चाहिए ना, पीपल सो कहां पे था मैं भूल गया। नीचे लग रहा है mg, इतना मुझे समझ में आ रहा है। यहां लग रहा है नॉर्मल 1, ये मुझे समझ में आ रहा है। यहां लग रहा है नॉर्मल 2, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। एफ नेट 0 होना चाहिए, n1 और mg तो बराबर हो जाएंगे। n2 को क्या बैलेंस कर रहा होगा? दिमाग में आया कि इधर की तरफ लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइड तो नहीं कर रहा, स्टैटिक मानना चाहिए। दिमाग में आया कि ओके n2 इज fs एंड n1 इज mg, n2 इज fs, n1 इज mg। ये किससे आ गया? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से आ गया। बाय द वे रिकॉर्डिंग ऑन है पक्का? हाँ, तो ये कहां से आ गया? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से आ गया। यार थीटा तो पिक्चर में भी नहीं आया। थीटा पिक्चर में तब आएगा जब तुम ये सोचोगे कि देखो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, ये घूम भी तो नहीं रही। ये एंगल थीटा हो गया। अब क्योंकि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अलोंग विद रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट 0 कर सकते हो। ये बताओ कौन सा पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना अच्छी बात हो जाएगी। मैं बताऊं किस पॉइंट के अबाउट होगी? सीएम नहीं, ऐसा पॉइंट जिससे ज्यादा फोर्सेस पास कर रही हैं, उन सबका टॉर्क निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे वाला पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क 0 करोगे तो तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी, क्योंकि इससे एफएस के कारण टॉर्क नहीं निकालोगे और n1 के कारण टॉर्क नहीं निकालोगे। सिर्फ किसके कारण निकालोगे? mg के कारण और n2 के कारण। mg को एक्सटेंड करो, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ। ये डिस्टेंस कितना हो गया? l/2 cos थीटा। भाई ये l/2 है तो ये हो गया l/2 cos थीटा। तो mg की टॉर्क कितनी हो गई? mg l/2 cos थीटा ऐसे। गॉट इट? नॉर्मल 2 की, नॉर्मल 2 को एक्सटेंड करो, यहां से परपेंडिकुलर टपकाओ। ये थीटा था तो ये थीटा था, ये बन जाएगा l sin थीटा। तो ये बन जाएगा -n2 l sin थीटा ऐसे इक्वल टू 0। माइनस क्यों किया? क्योंकि तुमने एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानी, तो इससे उल्टी डायरेक्शन नेगेटिव मानी है, हाँ या ना? तो mg की टॉर्क तो ऐसे हो गई इस डायरेक्शन में a के अबाउट, और n2 की टॉर्क a के अबाउट ऐसे है, हाँ या ना? तो हमने कहा mg l/2 cos थीटा माइनस n2 l sin थीटा। हे बाय द वे n2 वाज fs, तो इसे लिख दोगे mg l/2 cos थीटा is fsl sin थीटा। fsl sin थीटा, l तो कट ही गया, l तो कट ही गया। यहां तक का समझ में आ गया पक्का? अब तुम ये बताओ, जैसे जैसे अगर थीटा कम करूंगा तो cos थीटा क्या होता है? बढ़ता है। sin थीटा क्या होता है? घटता है। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी बढ़ेगी और राइट हैंड साइड में एक क्वांटिटी घट रही है, तो क्या बढ़ेगा? एफएस बढ़ेगा। तो जैसे जैसे तुम एंगल कम करते जाओगे, तुम समझे नहीं हो, रॉड ऐसे थी तो स्टैटिक लग रहा होगा कुछ, रॉड ऐसे हुई तो स्टैटिक की वैल्यू बढ़ गई होगी, और रॉड ऐसे हुई तो स्टैटिक की वैल्यू हो सकता है लिमिटिंग हो जाए, उसके बाद और एंगल कम किया तो स्टैटिक लिमिटिंग से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो वो गिर जाएगी, हाँ या ना?
तो जब वो गिरने वाला होगा तब एफएस को क्या लिख देना, म्यू एस नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल, N1। हाँ या ना? बाय द वे N1 वाज mg, N1 वाज mg, तो mg दोनों तरफ से कट गया, क्या बना, cos थीटा बाई 2 इज साइन थीटा इंटू म्यू एस। थीटा इज tan इनवर्स 1 by 2 mu s। Theta is tan inverse 1 by 2 mu s. Incidentally, the value is coming out to be independent of mass of rod and length of rod. इसीलिए क्वेश्चन में ना मास देगा ना लेंथ देगा। तुम कहोगे इनकम्प्लीट क्वेश्चन, मैं कहूंगा इनकम्प्लीट नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। एंड दैट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड नॉट टफ। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? गाइस मैं ये कह रहा हूं, ये क्वेश्चन मेरे पास दोबारा आता, मान लो मैं फिर से करने बैठा, क्या करूंगा, इधर mg लग रहा है, इधर n1 लग रहा है, इधर n2 लग रहा है, इधर स्टैटिक लगना चाहिए टू बैलेंस n2। हाँ या ना? इसी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि वो राइट की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी करेगा वो पॉइंट। मैंने इस बार कह दिया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है n1 इक्वल टू mg, n2 इक्वल टू fs। इस बार मैंने गलती से कहा कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों हैं, आई कैन से टॉर्क नेट अबाउट cm0 कर लेते हैं, करें जस्ट फॉर फन। क्या क्या होगा, n2 एक्सटेंड करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रोल प्ले करेगा, ये थीटा है, दैट्स l/2 साइन थीटा, n2 इंटू l/2 साइन थीटा, ऐसे fs l/2 साइन थीटा होगा, fs l/2 साइन थीटा ऐसे, प्लस n2 l/2 साइन थीटा, वो भी ऐसे ही है, माइनस n1 इंटू l/2 cos थीटा, दैट इज 0। नहीं समझ में आया ना? नाउ इज द टाइम टू से कि सर नहीं आया, आप समझाओ, पॉइंट नहीं समझे हो। मैं जबरदस्ती करवा रहा हूं ये क्वेश्चन, जबकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई टॉर्क निकालनी आनी चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऐसे भी कर सकता था। या तो मैं ऐसी चीज को कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए मैं 10 क्वेश्चन करवाऊं, या एक क्वेश्चन को मैं 10 बार करवाऊं। या बेटा समझ में आया है? n2 l/2 साइन थीटा, fs l/2 साइन थीटा, ये भी टॉर्क ऐसे, ये भी टॉर्क ऐसे, n1 और ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये थीटा है तो ये थीटा है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज l/2 cos थीटा। तो n1 इंटू l/2 cos थीटा, और इसकी डायरेक्शन ये है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 किया है। अब रुको, n2 वाज सेम एज fs, तो n2 को लिख दूं fs, ये l और ये l और ये l कट जाए, तुम देखो वही आ गया, fs sin थीटा इज n1 by 2 cos थीटा। हाँ या ना? और ये हमारा क्या होगा, स्टैटिक बन जाएगा, लिमिटिंग कितना बन जाएगा, म्यू एस n1 बनेगा, म्यू एस mg नहीं, वो तो n1 इक्वल टू mg था, तो म्यू एस n1 बनेगा, फिर n1 कट गया और वही आ गया tan थीटा sin थीटा, म्यू एस sin थीटा इज cos थीटा बाय 2। दोबारा कर दिया क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया? लिख लिया सबने? अब इस क्वेश्चन को मैं तीसरी बार करने बैठा,
मैंने कहा आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मैं इस क्वेश्चन के साथ ही मजे लेता रहूंगा। कैसे कैसे करने बेटा? मैंने कहा देखो ऐसा है, नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है नॉर्मल 2, इधर लग रहा है नॉर्मल 1 और इधर लग रहा है फ्रिक्शन। अब मेरा सिक्स सेंस जागा, एंगल छोटा करता जाऊंगा तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, तो जब ये गिरने वाला होगा तो ये हो जाएगा μs n1, पहले ही बोल दिया। जब गिरने वाला होगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा μs n1। फिर मैंने कहा भाई n1 तो हो गया mg और n2 हो गया μs n1 दैट इज μs mg। और क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम साथ में थे तो टॉर्क किसके अबाउट जीरो कर सकता हूं, ए पॉइंट के अबाउट कर सकता हूं। टॉर्क अबाउट ए जीरो करूंगा, ये वाला एंगल हो गया थीटा, mg की टॉर्क हो गई mg l/2 cos थीटा, mg l/2 cos थीटा, mg l/2 cos थीटा ऐसे। और n1 n2 की टॉर्क कितनी हो जाएगी, n2 l sin थीटा, तो ये हो जाएगा उल्टी टॉर्क हो जाएगी n2 l sin थीटा। टॉर्क बैलेंस हो गई, हाँ या ना? n2 की वैल्यू कितनी आ रही है, μs mg एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। तुम समझे नहीं, समझाने में टाइम लगा है, करने में टाइम नहीं लगा है। इसे करने का 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ये क्या है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। इतनी देर से मैं क्या कर रहा हूं, उसे समझा ही पढ़ाऊंगी सो दैट जब पेपर में आए तो यू शुड बी एबल टू डू दैट इन 10 सेकेंड्स। टफ क्या था इसमें? हाँ मतलब पहले मैंने समझाया कि स्टैटिक लेके चलो वगैरह वगैरह, देखो स्टैटिक लिमिटिंग हो जाएगा। बाद में तो क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो क्या है यार, गिरने वाला है, गिरने वाला है तो कौन सी फ्रिक्शन लगनी चाहिए, लिमिटिंग लगनी चाहिए, सीधा म्यू एन कर देना, डन। आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं आया था प्रीवियस ईयर में, एडवांस में आया था ये। फिर से एंगल ही पूछा था, लेकिन यहां पे शायद μ1 दे दिया था और यहां शायद, समझ में आया? होमवर्क कि मिनिमम एंगल थीटा जिस पे वो गिरने वाला हो। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जस्ट अ रफ आइडिया। इधर नॉर्मल लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, नीचे mg लगेगा, हाँ या ना? फोर्स बैलेंस कर देना x एक्सिस में और y एक्सिस में। ध्यान रखना x एक्सिस में ये और ये हो गया और y में ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया, गॉट इट और नॉट? और टॉर्क किसके अबाउट जीरो कर देना, मेरे ख्याल से तो नो गुड पॉइंट। इसके अबाउट करोगे तो 4 की टॉर्क निकालनी पड़ेगी और इसके अबाउट निकालोगे तो 1 2 3 की टॉर्क निकालोगे। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करोगे तो 1 2 3 की टॉर्क निकालोगे। तो मेरे ख्याल से या तो a के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो या b के अबाउट टॉर्क कर दो। और fbd में क्या क्या बन रहा है, इधर mg बन रहा है, इधर n1 बन रहा है, इधर μ1 n1 बन रहा है, इधर n2 बन रहा है, इधर μ2 n2 बन रहा है। हाँ जी, गॉट इट? थिंग्स आर नॉट टफ और आर दे? नहीं है ना? तो पता है जो ये वाली सिचुएशन है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाली, एक और जगह भी आती है। anyone of you remember these questions सर्कुलर मोशन में किए थे? we did couple of questions in सर्कुलर मोशन। ऐसे ये गाड़ी थी, ये जब सर्कल में जाती है तो ऐसे लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ऐसे लगता है mg और ऐसे लगता है नॉर्मल, और इसकी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हो जाती है सेंट्रीपिटल v²/r, और हम कहते थे fs इज mv²/r एंड हम कहते थे नॉर्मल इज mg। फिर क्वेश्चन ये बनता था कि मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्किडिंग
मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्किडिंग, उसमें क्या कर दोगे तुम, स्पीड बढ़ाओगे तो एफएस बढ़ता जाएगा, तो वो बन जाएगा म्यू एस एन और वो बन जाएगा म्यू एस एम जी इज एम वी स्क्वेयर बाय आर, और वी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, रूट म्यू एस आर जी, रूट म्यू एस आर जी। ऐसे तो होता था कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में मैक्सिमम स्पीड तुम कितने से जा सकते हो कि तुम स्किड ना मार जाओ, तो वो मैक्सिमम स्पीड कितनी आती है, रूट म्यू एस आर जी। अगर v ग्रेटर देन v मैक्स होगा तो तुम, v मैक्स होगा तो यू विल स्किड एंड हिट द आउटर रेलिंग, एंड हिट द आउटर रेलिंग, और v अगर लेस देन v मैक्स होगा तो यू विल skid and hit the inner railing. No, then your friction would become static. Then your friction would become static. ये चीज मैंने कराई थी, ये कराया था नहीं कराया था, रूट म्यू एस आरजी वाला। ये गाड़ी है, ठीक है, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये गाड़ी एक सर्कुलर ट्रैक में जा रही है। मैंने कहा ये गाड़ी पॉइंट मास नहीं है, ऑब्वियसली गाड़ी इज नॉट अ पॉइंट मास, तो उसके डायमेंशंस हैं, उसके डायमेंशंस हैं, कैसे दिए हैं, उन्होंने कहा दो टायरों के बीच की चौड़ाई को बोल दिया 2a, और सेंटर ऑफ मास की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड बोल दी h। हाँ जी, गाड़ी की चौड़ाई हो गई 2a, व्हील बेस हो गया 2a, width ऑफ कार रादर, व्हील बेस एक्चुअली आगे पीछे वाला टायर के बोलते हैं, दैट्स रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, व्हील बेस नहीं, लेट्स से width ऑफ द कार हो गया 2a और h हो गया हमारा ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास की हाइट। अब ये ट्रैक में जा रहा है, अब ये ट्रैक में जा रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, जैसे ये था, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, नीचे लगेगा सेंटर ऑफ मास पे लगेगा mg, इधर लगेगा दोनों टायरों का मिला जुला के कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर वाले टायरों से लगेगा नॉर्मल I, और इस नॉर्मल को बोल दूं नॉर्मल आउटर। ये क्या किया मैंने, कुछ समझ में आया है? और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हो गई v स्क्वायर बाय r। अरे इधर की तरफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई, ये वाला नॉर्मल इनर हो गया, ये वाला नॉर्मल आउटर हो गया, नीचे हमारा mg हो गया और इधर हमारा स्टैटिक हो गया। हाँ जी यार, ये बताओ गाड़ी पे कोई बैठा हुआ है, उसको लगेगा है कि गाड़ी घूम रही है? नहीं, गाड़ी पे बैठ के नहीं सोचो, मतलब तुम सर्कुलर मोशन, एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फंडा, सर्कुलर मोशन इज नॉट रोटेशन, सर्कुलर मोशन इज नॉट रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है बॉडी की ओरिएंटेशन चेंज होना। सर्कुलर मोशन के अंदर अगर घूम भी रही है तो वो रोटेट नहीं कर रही है, तो ये रोटेट नहीं कर रही है, लेकिन ये कौन से केस में सेट हो पा रहा है? ये मेरे ख्याल से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ नॉट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तुम्हें उस केस में सेट करना है इसे। कि अब समझ में आया कि नहीं? मैंने पहले कहा था केसेस इंपॉर्टेंट क्यों है, तुम्हें सिचुएशन को समझना है कि ये सिचुएशन कहां पे बैठ रही है। रोटेशन में पूरे में कहानी यही है कि मैं उसको तभी मैं बताने वाला हूं इस क्वेश्चन या दो क्वेश्चन के बाद। आई विल टॉक अबाउट द होल स्ट्रक्चर ऑफ रोटेशन, हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रोटेशन, बिकॉज दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट रोटेशन, दिस इज नॉट रोटेशन। गॉट इट? यहां पे तो मैं ये कह रहा हूं कि बॉडी रोटेट नहीं हो रही, बॉडी रोटेट नहीं हो रही, लेकिन सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट हो रहा है, तो टॉर्क किसके अबाउट जीरो करनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो करनी चाहिए, हाँ या ना?
नॉर्मल इनर प्लस नॉर्मल आउटर इज mg, fs is mv square by r, fs is mv square by r, am I right? और क्या बोल सकते हैं? हाँ, ये तो ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन हो गई। y एक्सिस में इक्विलिब्रियम है, नॉर्मल इनर प्लस नॉर्मल आउटर इज mg, x एक्सिस में fs इज macm है। टॉर्क किसके अबाउट जीरो करूं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके अबाउट टॉर्क जीरो करनी है। अब रुक जाओ, fs ऐसे लग रहा है, इसकी टॉर्क तो हो जाएगी fs इंटू h, किस डायरेक्शन में? ऐसे। नॉर्मल इनर की कैसे हो जाएगी? नॉर्मल इनर इंटू a, ऐसे, दोनों ऐड ही हो गई। नॉर्मल आउटर की टॉर्क कैसे हो जाएगी? नॉर्मल आउटर इंटू a, ऐसे। सो क्या मैं कह सकता हूं टॉर्क हो जाएगा fs इंटू h, ऐसे, प्लस नॉर्मल इनर इंटू a, ऐसे, शुड बी नॉर्मल आउटर इंटू a, ऐसे। सही कह रहा हूं? ओके ओके, इससे इक्वेशन बन गई नॉर्मल आउटर माइनस नॉर्मल इनर इज fsh बाय a, नहीं, हाँ fsh बाय a, सही है। और fs को लिख सकता हूं mv स्क्वायर बाय r, तो ये आ गया नॉर्मल आउटर माइनस नॉर्मल इनर, माइनस नॉर्मल इनर इज mv स्क्वायर बाय r h बाय a, ये भी हो गया। अब मैंने दो इक्वेशन उठाई, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों को ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नॉर्मल आउटर और नॉर्मल इनर आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं नॉर्मल आउटर आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर बाय r h बाय a। सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस वाले में से ये वाला माइनस कर दूं तो नॉर्मल आउटर कट जाएगा और नॉर्मल इनर ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नॉर्मल इनर इज 1/2 mg माइनस mv स्क्वायर बाय r h बाय a। ये दो इक्वेशन बन रही हैं। हाँ जी, बन गई दो इक्वेशन। यार ये बताओ, इन इक्वेशंस को सोचो, v बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? v बढ़ाऊंगा तो नॉर्मल आउटर बढ़ेगा और नॉर्मल इनर घटेगा, और घटते घटते नॉर्मल इनर कभी ना कभी जीरो हो जाएगा। गाड़ी का टायर हवा में, कौन से वाला? इनर वाला, और आउटर वाले के अबाउट ये घूम के बाहर गिर जाएगी। यही तो होता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सो क्वेश्चन वाज व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड यू कैन गो विदाउट टॉपलिंग? विदाउट टॉपलिंग। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड यू कैन गो इन अ कार विदाउट टॉपलिंग? मैक्सिमम स्पीड विदाउट टॉपलिंग। सो हम ये कहेंगे नॉर्मल इनर बिकम्स जीरो, नॉर्मल इनर बिकम्स जीरो। सो हमने कहा ये कर दो जीरो, तो v कितना आ जाएगा? v आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ arg बाय h। एम आई राइट? अब इसको जीरो करो ना, mm कट गया तो g इज इक्वल टू वी स्क्वायर h बाय ar हो जाएगा, तो ये आ जाएगा arg बाय h का अंडर द रूट, तो v कितना आ गया? रूट arg बाय h। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड यू कैन गो विदाउट toppling. At this particular speed your inner wala normal has become zero. This tire is not supporting any, is not in contact with the ground. मजा आया? सो मुझे मान लो गाड़ी डिजाइन करनी है, बेसिक रूडिमेंट्री आइडिया कि मुझे गाड़ी डिजाइन करनी है, आई वांट दैट कार टू गो फास्ट अराउंड द ट्रैक विदाउट टॉपलिंग। v ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब a बड़ा कर दो और h छोटा कर दो, a बड़ा h छोटा,
इसका मतलब चौड़ी कार और नीची कार, दैट्स अ स्पोर्ट्स कार। चौड़ी कार एंड नीची कार। एंड तुम आज की डेट में जो ये एसयूवी का ट्रेंड चला है, दैट इज अ डिजास्टर। व्हाई? ट्रक सबसे पहले टॉपल करेंगे, क्यों? एच बड़ा, 2a छोटा, a छोटा, so there will be less speed at which they will topple. Guys, मैं ये कह रहा था कि जो ये गाड़ी थी इसमें मैक्सिमम स्पीड विदाउट टॉपलिंग कितनी आई? ये आई, v आया रूट ARG/h, हाँ या ना? दिस वॉज मैक्सिमम स्पीड विदाउट टॉपलिंग। और एक स्पीड आई थी जिसमें इसे मैंने पॉइंट मास मान लिया था, हाँ, रूट μsRG। दिस वॉज मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्किडिंग। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सोचा जाए तो अब तुम कहोगे सोच, हाँ, एक लिमिट के बाद तुमको ना एडवांस में क्वेश्चन क्या आता है, वो तुम्हारी एंड में थिंकिंग स्किल्स को जज कर रहा होता है। कैलकुलेशन तो हो ही गई, अब वो ये कह रहा है कि यार सोचा जाए तो ये डिपेंड कर रहा है ज्योमेट्री ऑफ कार पे, और ये डिपेंड कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। मान लो ये ऊपर वाली वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है, ये 18 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या होगा? तुम बताओ इसका मतलब क्या होगा? गाड़ी की स्पीड बढ़ाता गया 16 की जगह 17 हुई, 17 की जगह 18 हुई, तो उसने क्या करना स्टार्ट किया? स्किड। इट विल स्किड बिफोर टॉपलिंग। इट विल स्किड बिफोर टॉपलिंग। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्किड बिफोर टॉपलिंग? मैं बताऊं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्किड बिफोर टॉपलिंग? μs is less than a/h, हाँ या ना? and what is the condition of topple before skid? a/h is less than, एंड बराबर होंगे तो जब स्किड मारने लगेगा उसी इंस्टेंट पे टॉपल करने लगेगा। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ओके, आई यूज्ड टू गो टू, यहां से जमुना पार, आई यूज्ड टू गो फ्रॉम हियर टू जमुना पार, एंड देयर यूज्ड टू बिकम अ फ्लाईओवर कॉल्ड बारापुल्ला फ्लाईओवर। बारापुल्ला फ्लाईओवर में वहां से एंट्री मारते हैं तो उसमें गोल चक्कर टाइप का है जो कर्व होते हुए ऊपर चढ़ता है, ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ता है, देखा है कभी? उस पे ऊपर चढ़ते मैंने नई गाड़ी खरीदी, एंड उस टाइम पे देयर वाज अराउंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, उस टाइम पे बिल्कुल रोड खाली होता था रात के 10 बजे, एंड आई यूज्ड टू स्पीड। तो मैं पता चला 70 की स्पीड या 80 की स्पीड पे उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता था। 70, 75 पे मेरी गाड़ी स्किड मारने लगती थी, आवाज आने लगती थी टायर से ची टर्न मारते हुए। It was a case of skid before toppling. Coefficient of friction was less than a/h of the car. फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा गाड़ी नहीं है, चलो एक काम करते हैं, नए टायर है, इस टायरों को चेंज कर देते, क्योंकि जो गाड़ी आई थी उसमें लगे थे ऐसे टायर, चीप टायर्स थे। मारुति वाले जनरली दे डोंट गिव गुड टायर्स, दे गिव चीपेस्ट टायर्स पॉसिबल। ओके, तो आई वेंट अहेड एंड आई got the most expensive tires available and कहा ओके, गाड़ी चाहे बिल्कुल ही फुद्दू गाड़ी हो लेकिन मैं उसमें लगाऊंगा बैठ के मिशलिन। तो मिशलिन लगा दिया मैंने। फिर मैंने उसी टर्न को दोबारा लिया, आई रीच 90, इट वॉज नॉट स्किडिंग। मैंने कहा ओह मस्त ग्रिपी टायर्स हैं, और तेज। अचानक मेरी गाड़ी डिसबैलेंस। a/h तो वही रहा क्योंकि मैंने टायर्स को लोअर साइज का तो डाला नहीं, तो a और h तो सेम रखा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दिया। नाउ इट विल
टॉपल बिफोर स्किडिंग। पता चला 2 टायर हवा में। मतलब उस केस में क्या हो गया, टॉपल बिफोर स्किडिंग, तो इसका मतलब टॉपलिंग वाली स्पीड तो 18 है और स्किडिंग वाली क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दिया तुमने, तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी बढ़ गई। ये हो गया 25, ये रह गया 20। तो अब तुम्हारी गाड़ी क्या करेगी, इट विल पलट जाएगी स्किड करने से पहले। तो मतलब फिर मेरे उस दिन मेरे दिमाग में आया, ओके देखो उन्होंने चीप टायर डाले, कुछ सोच समझ के डाले। उन्होंने कहा बेवकूफ लोग हैं, इस सस्ती सी गाड़ी को उड़ाएंगे हवा में, भैया स्किड कर जाए टॉपल ना कर जाए, तो बेकार टायर डाले हैं तो सोच समझ के डाले गए हैं। तुमने उसके ऊपर ज्यादा हीरो बन के ओके आई विल गेट गुड ग्रिपी टायर्स, और वो सीधा पलटेगी। ऐसे ही मान लो साइकिल वाला है, साइकिल इज सिंपल। ये बाय द वे प्ले है, ये टायर है, ये ऐसे है, ये हैंडल बार है, ठीक है, ओके। और ये सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है, मैं आधे क्वेश्चन तो खुद ही बना रहा हूं मस्ती में। ऐसे है, नीचे mg लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास पे। ऐसे नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लगता है। वे टायर है, ऐसे है साइकिल, तो ऐसे नॉर्मल तो ऐसे ही लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे mg लगेगा। और अगर ये सर्कल में जा रहा है तो इधर एक्सेलरेशन होनी चाहिए v²/r, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। हाँ जी, सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा भाई? इधर लग रहा है mg सेंटर ऑफ मास पे, इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर हो गया एक्सेलरेशन v²/r। हाँ जी, बात समझ में आ गई? Fs is mv²/r, नॉर्मल इज mg। मैंने कहा समथिंग इज रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, विद दिस सिचुएशन। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क है कितनी, Fs into h, so torque about cm is Fs into h। किस डायरेक्शन में, ऐसे। मैंने कहा मुझे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम गया, गिर जाएगा बाहर की तरफ धड़ाम। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कैसे है, ऐसे है ना, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूम के गिरेगा। तो कभी भी तुम साइकिल पे ऐसे टर्न नहीं मार सकते जैसे ये मारने की कोशिश कर रहा है, उसको तो बेंड होना पड़ेगा, यू कैन नेवर टेक टर्न्स विदाउट बेंडिंग। बेंडिंग से क्या हो जाएगा, बेंडिंग से ऐसे बेंड कर गया। इधर लग रहा है mg, नॉर्मल कैसे लगेगा, नॉर्मल तो अभी भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लगेगा, वो थोड़ी हो जाएगा इसके साथ लग जाएगा। कॉन्टैक्ट सरफेस के तो परपेंडिकुलर लगता है। सेंटर ऑफ मास ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, v²/r से, ये हैंडल हो गया मान लो, और स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है। क्वेश्चन माइट बी कि वर्टिकल से कितना एंगल बेंड हुआ, तो क्या मैं कह सकता हूं नॉर्मल इक्वल टू mg, क्या मैं कह सकता हूं Fs इज mv²/r, क्या मैं कह सकता हूं टॉर्क किसके अबाउट जीरो करनी चाहिए, दिस इज अ केस ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। घूम तो ये रहा नहीं है, सर्कुलर मोशन इज नॉट घूमना, ओके, घूम तो ये रहा नहीं है, लेकिन चल एक्सेलरेट तो कर रहा है ना, सेंटर ऑफ मास चल तो रहा है, तो इसके अंदर टॉर्क किसके अबाउट जीरो होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो करो, ये डिस्टेंस ले लो h, Fs
ये वाला थीटा था तो ये थीटा था, दैट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज h cos थीटा, h cos थीटा। नॉर्मल को एक्सटेंड किया, यहां से परपेंडिकुलर गिरा है, दैट विल बी एल एच h sin थीटा। तो नॉर्मल इनटू h sin थीटा ऐसे टॉर्क लगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ओके। और mg इंटू, सॉरी mg नहीं, fs इंटू किसके अबाउट, वही तो मैं कह रहा हूं गलती हो जाएगी तुम इसके अबाउट जीरो करने की कोशिश करोगे तो यू हैव टू रियलाइज इसके अबाउट जीरो करना है, cm के अबाउट, fs इंटू h cos थीटा, fs इंटू h cos थीटा, गॉट इट और नॉट। h कट गया, नॉर्मल कितना था mg sin थीटा, fs कितना था mv स्क्वायर बाय r cos थीटा। क्या मैं ये कह सकता हूं tan थीटा इज v स्क्वायर बाय rg, थीटा इज tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? अब जरा सोचो, इसका मतलब एक पर्टिकुलर v पे एक पर्टिकुलर थीटा आएगा, जितना तुम v बढ़ाते जाओगे उतना तुम्हारा थीटा विद द वर्टिकल बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा बेंड होते जाओगे, हाँ या ना? जितना तुम स्पीड बढ़ाते जाओगे उतना तुम ज्यादा बेंड होगे, मतलब कम स्पीड पे टर्न ले रहे हो तो हो सकता है इतना बेंड होना पड़े, और ज्यादा स्पीड पे टर्न ले रहे हो तो थीटा बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना? और तुम्हारी बॉडी एक पर्टिकुलर थीटा चाहिए, तुम्हारी बॉडी अपने आप मेंटेन कर लेती है कि उस पर्टिकुलर थीटा पे आके ही बेंड करेगी, उतनी थीटा पे तुम अपने आप बेंड हो ही जाओगे, तभी तो तुम गिरते नहीं हो, बाइक चलाई है, हाँ। तो जितना अपने आप एक पर्टिकुलर थीटा आएगा, थीटा इज tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। अब किसी ने अगर वो देखा है, बाइक रेसिंग देखी है, तो दे वुड रियलाइज कि दो तरीके से वो गिरते हैं, सोचा है कभी? दो तरीके से, एक बार तो उछल के गिर जाते हैं, कई बार बाहर की तरफ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर थीटा पे बेंड होना है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे एक पर्टिकुलर थीटा से बेंड होना है, गलती से वो ज्यादा बेंड हो गया उस थीटा से, तो हम ये कहेंगे जो स्टैटिक की टॉर्क होनी चाहिए थी वो तो हो गई कम, और नॉर्मल की जो टॉर्क होनी चाहिए थी सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा और स्टैटिक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो नेट टॉर्क कैसे लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी, तो वो अंदर की तरफ गिर जाएगा, कि पता चला वो जितना बेंड होना चाहिए था जाते जाते वो ज्यादा बेंड हो गया, तो वो अंदर की तरफ गिर जाएगा और फिर गाड़ी स्किड हो जाएगी। कई बार वो गलती से जितना बेंड होना चाहिए था उससे कम बेंड हुआ तो वो बाहर की तरफ गिर जाएगा, क्योंकि स्टैटिक की टॉर्क ज्यादा हो जाएगी सीएम के अबाउट देन नॉर्मल की टॉर्क, तो नेट टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा। ऐसे भी गिरते हुए देखा है कभी? बहुत ही अजीब से ढंग से गिरते हैं, फिर डिसबैलेंस हो जाते हैं। वो क्यों हो गए? जितना बेंड होना चाहिए था उतना बेंड नहीं हुए। और एक और चीज समझ में आती है, जब ये क्वेश्चन मैंने पहली बार पढ़ाया आज से बहुत साल पहले, देन आई रियलाइज दिस इज एक्चुअली गुड प्रूफ ऑफ, बच्चे मुझसे कहते हैं सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 से ज्यादा हो सकता है, क्वेश्चन में तो नहीं देखा, हो सकता है। नेट पे कभी सर्च मारना तो तुम्हारे जो रेसिंग टायर्स होते हैं और रोड होते हैं उनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अराउंड 2 के आसपास होता है। समझ में आई बात? कैसे? मान लो मैं थीटा बढ़ा रहा हूं तो स्पीड बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम थीटा कितना हो सकता है, स्पीड मैक्सिमम कितनी हो सकती है विदाउट स्किडिंग? रूट म्यू एस आर जी विदाउट स्किडिंग, तो इसको लिख दो म्यू एस आर जी, आर जी कट गया, तो थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है वर्टिकल के साथ? tan इनवर्स म्यू एस। अब तुम ये बताओ कि जब वो बेंड होते हैं तो जब वो बहुत स्पीड पे होते हैं तो क्या वो 45 डिग्री से ज्यादा बेंड हो जाते हैं वर्टिकल से? लेट जाते हैं, ऑलमोस्ट 60 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाते हैं ना, वर्टिकल से 60 हो जाते हैं ना। अगर वो 60 हो रहे हैं और मान लो तब गाड़ी स्किड भी करने वाली है तो उनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 1.732, क्योंकि थीटा मैक्सिमम इज tan इनवर्स म्यू एस। समझ में आई बात या नहीं आई?
मतलब ये वो हो गया कि जितना मैक्सिमम एंगल कितना बेंड हो सकते हो, क्योंकि तुम ज्यादा बेंड होते आ रहे हो तो स्पीड भी बढ़ाते आ रहे हो, स्पीड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितनी हो सकती है, रूट म्यू एस आर जी। तो हम ये कहेंगे मैक्सिमम थीटा कितना हो सकता है, tan इनवर्स म्यू एस आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई?